SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी बच्चों आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। एग्जम्प्टेड इनकम देख रहे थे हम लोग, उसी का पार्ट थर्ड की और हम लोग आज बढ़ रहे हैं। बीकॉम पार्ट थर्ड में इनकम टैक्स के पेपर में ये आता है। बच्चों जैसा कि हमने अलग अलग जो हेड्स हैं वो देखे, सैलरी हेड देखा, हाउस प्रॉपर्टी देखा, बिजनेस हेड देखा, आगे अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन भी हम देखेंगे। तो जो डिफरेंट हेड्स हैं इनकम के, उन्हीं में से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इनको हम बहुत अच्छे से तरीके से मैं आपको ये समझाती हूँ कि हम उनको घर मान सकते हैं अलग अलग। सैलरी हेड अपने में से कुछ इनकम्स को डिस्क्लोज कर बाहर निकाल देगा, ऐसे ही जो है हाउस प्रॉपर्टी भी निकाल देगा जो इनकम्स उनसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हर हेड के अपने नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों की पूर्ति होने पर वो आदमी उस घर में रह पाएगा, और अगर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो उसे इनकम को बाहर निकलना होगा। अब टैक्सेबल जो इनकम है वो वहाँ रह गई, और जो टैक्स फ्री है वो वहाँ से निकल चुकी है। तो अब उन सबसे जो हमारा हेड है वो हमारा चैप्टर तैयार हो रहा है एग्जेम्प्टेड इनकम। इस पर आपका क्वेश्चन पूरा बनता है 20 नंबर का भी, या फिर उसमें शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आता है आपका। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम्स हैं। तो थर्ड में हमें अभी थर्ड पोर्शन में हम देख रहे हैं कि सैलरी हेड में और किस प्रकार से जो है इसको ITR 2 और ITR 1 में क्या क्या होता है, कैसे इसको डिस्क्लोज किया जाता है इनकम को, और कैसे जो है रूल्स हैं कि कौन कौन सी इनकम्स नई जो है भी ऐड की हैं कैपिटल गेन में, हाउस प्रॉपर्टी में किस प्रकार से जो है चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन से एग्जम्पशंस हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम सैलरी अलाउंसेस। तो ये जो है ITR 2 में इनको फिल करना पड़ता है। शेड्यूल एस होती है इसकी कि भाई ये जो है हमारी इनकम्स हैं जिन पे हमें छूट लेनी है, रिबेट मिलनी है। HRA फर्स्ट है, HRA हाउस रेंट अलाउंस होता है, मकान किराए भत्ते की छूट। तो ये आपको सैलरी एड में हमने पढ़ा ही था। तो इसके रूल्स क्या हैं बच्चों? एक्चुअल रेंट पेड, एक्चुअल HRA आपने ले लिया, और दूसरे नंबर पर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, बेसिक पे प्लस DA। उनमें से जो अभी, और तीसरा 40% ऑफ सैलरी है, लेकिन उसको एप्लीकेबल नहीं हो पाता क्योंकि दो में से ही आ जाता है, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट। तो वहाँ पे एग्जेम्पशन उसको मिलता है, वो एग्जेम्पशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। LTA लीव ट्रेवल अलाउंस होता है, जो उसको जो है छुट्टियों में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए दिया जाता है अलाउंस। तो उसमें भी जो भी उसको एग्जम्पशन आता है वो यहाँ पर आएगा। एनकैशमेंट ऑफ लीव, छुट्टियाँ उसने बचा के रखी, एक आदमी छुट्टियाँ ले रहा है और एक नहीं ले रहा है, जो नहीं ले रहा है उसके एनकैशमेंट अपनी छुट्टियों का वो करवाता है। तो ये एनकैशमेंट ऑफ लीव भी जो है वो इसके अंतर्गत लिया जाएगा। पेंशन लेते हैं हम इसमें। पेंशन में हम जो है आपको पता ही है, पेंशन जो है रिटायरमेंट बेनिफिट है, और रिटायरमेंट पे जब उसे पेंशन मिलती है तो वो जो लमसम अमाउंट होता है उसको कुछ अमाउंट लमसम होता है और कुछ जो है वो मंथली करवा लेता है, तो वो मंथली वाला अमाउंट पेंशन कहलाता है। पेंशन में भी इसके रूल्स हैं। दो तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी और जो है अर्ध सरकारी, या फिर जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके लिए अलग अलग इसके रूल्स हैं पेंशन के, वो हमने वहाँ पर देखे हैं। ऐसे ही ग्रेच्युटी में भी एग्जम्पशन मिलता है। ग्रेच्युटी भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, जो कि लमसम उसने सेवाएं दी हैं उसके बदले में उसे इकट्ठा पैसा ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में उसकी जो जिम्मेदारी होंगी उनको पूरा करने के लिए पैसा उसे दिया जाता है। ऐसे ही जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है ना, रिटायरमेंट स्कीम BRS लेकर के भी उसे इकट्ठा पैसा दिया जा सकता है। परक्विजिट्स हैं, अनुलाभ कहलाते हैं। अनुलाभ मतलब जो कि नॉन कैश बेनिफिट्स कहलाते हैं, जैसे उसे कार की सुविधा दे दी आपने, या उसे आपने जो है ट्रैवल की अलाउंस की सुविधा दे दी आपने, या उसे मकान में रहने की सुविधा दे दी। तो उनको अगर नहीं दिया जाता तो उसे पैसा खर्च करना पड़ता। तो हम ये मानते हैं कि ये भी उसके पैसा न खर्च करने के पीछे भी जो है उसको जो फायदे दिए जा रहे हैं उसको परक्विजिट्स कहा जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम नॉन सैलरी अलाउंसेस। अब मान लीजिए जो सैलरी पर्सन नहीं है, वैसे भी जो सैलरी पर्सन है उसको और अदर इनकम्स हो सकती हैं, डिविडेंड है, एग्रीकल्चर इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फंड्स है, कैपिटल गेन है। तो इनमें भी जो भी इसको डिस्क्लोज करना है E1 में, एग्जेम्प्टेड ITR 1 में उसको शो करना पड़ता है कि ये इनकम से जिन पर कि मुझे जो है अलाउंस में छूट मिलेगी। इसी तरह से फिलिंग करने के लिए 2019-20 में जो एग्जेम्प्टेड इनकम को फिल करने के लिए ये रूल बनाया गया है कि अगर 5,000 से ज़्यादा की अगर उसकी कोई भी ना टैक्स फ्री इनकम आती है तो उसे जो है उसे शो करना पड़ेगा। एग्जेम्प्टेड इनकम ITR 2 में शो उसे करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई आदमी अपनी इनकम को नहीं शो करता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन डिस्क्लोजिंग एग्जेम्प्टेड इनकम, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम को जो है सर्टेन इनकम डज नॉट अट्रैक्ट एनी टैक्स, many taxpayers fail to disclose details regarding this type of income. However, individuals who do not disclose these particulars may end up under the scan of the income tax department, since they will be unable to pinpoint the origin of such income. क्योंकि उनको ये बताना होगा कि भाई तुम्हें ये जो इनकम है कहाँ से मिली है, उसका सोर्स तुम्हें बताना जरूरी होगा।
तो ये अभी कुछ और एग्जाम्पशंस कौन से लगे हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि पहले 40,000 हुआ करता था, है ना। सैलरीड पर्सन की सैलरी में से इसको माइनस किया जाता है डायरेक्टली, और अब उसकी लिमिट जो है 40 से 50,000 कर दी गई है। और नो डीम्ड रेंटल इनकम ऑन हैविंग 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज। पहले क्या होता था, एक ही मकान देता था, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के फ्री किया जाता था, लेकिन बजट प्रपोजल में इसको जो प्रपोजल को चेंज करके सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है उसको भी इसमें ले लिया गया। और हाउएवर देयर इज नो चेंज इन एग्रीगेट लिमिट फॉर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। हाउसिंग लोन जो होता है उस पर जो ब्याज होता है उसकी छूट में कोई भी जो है चेंज नहीं, वो का वही रहेगा। और ये डिडक्शन जो है हाउसिंग लोन का 30,000 जो था वो छूट होती है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर बोथ हाउसेस कैन नॉट एक्सीड ₹30,000 और ₹2 lakhs। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो होते हैं वो अपनी जो है 5 लाख रुपए से तक जो है अपनी छूट वो ले लेते हैं 87A में। कैसे मिलती है? 5 लाख तक कि अगर किसी की इनकम है तो उस पर उसको पहले 2,500 तक का था, अब उसको जो है बढ़ा करके 12,500 कर दिया गया। 12,500 तक का उसका जो है टैक्स मैसेज होता है उसका 87A में माइनस कर दिया जाता है 5 लाख तक की इनकम होने पर। इसी तरह से जो है 54 रिलीफ जो है 2 रेसिडेंशियल हाउसेस से ज़्यादा होने पर दिया जाता है, ये कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, अगर उसको सेल किया जाता है तो एग्जम्पशन बेनिफिट दिया जाता है। वेल सेल प्रोसीड्स आर इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ 2 रेसिडेंशियल हाउसेज, है ना। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन क्या होता है बच्चों? जो कि ऐसे अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको, किसी भी स्थायी संपत्ति को बेचने से होने वाला लाभ है। तो ये कहा जाता है कि अगर ये मकान पर है तो उसको बेचने पर उसका जो पैसा मिला है उससे अगर आपने वापस से रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया और कंडीशंस ये पूरी कर रहे हैं आप, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड ओनली वंस इन द टैक्स पेयर्स लाइफ टाइम। एक ही बार अपनी लाइफ में जो है इसका वो फ़ायदा ले सकता है। तो ये हमारे इसके नियम थे एग्जम्पशन के। धन्यवाद।